हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा रामबाण सीरीज चल रहा है उसमें हम मॉर्निंग टाइम पे केमिस्ट्री को कवर कराते हैं, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक को। तो उसी से आज हम जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया है, वो है धातु और अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसको हम यहाँ पे आज कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इसका बहुत आसान तरीके से मैं ट्रिक भी बताते चलूँगा और आपको आसानी से याद भी होते जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए धातु आखिर होते क्या हैं, धातु या मेटल्स आखिर होते क्या हैं, कैसे पहचाना जा सकता है, उसको आप देखिए। ठीक है, ऐसे तत्व जिन्हें हम काटते हैं, पीसते हैं, गर्म करते हैं तो वे चमकते हैं। ठीक है, मतलब जिनमें चमक पाया जाता है वो धातु कहलाते हैं। ध्वनि उत्पन्न, उसमें अगर हम ठोकर मारते हैं, ठीक है, ठोकते हैं, पीटते हैं तो ध्वनि भी उत्पन्न होता है। ठीक है, और एक और गुण है, देखिए आसानी से तार या चादर के रूप में इसको बदला जा सकता है। ठीक है, वे सभी जो है क्या कहलाते हैं, तत्व धातु कहलाते हैं। तो बहुत आसान है कि धातु का जो गुण है ना, बस उसी को आपको परिभाषा के तौर पर याद करना है। ठीक है, कि धातु को जब हम काटते हैं, पीटते हैं, गर्म करते हैं तो वे चमकने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे ही हम उसको ठोकर लगाते हैं, ठोकते हैं तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होता है। ठीक है, उसको जब हम ज़्यादा प्रेस करते हैं, दबाते हैं, ठीक है, प्रेशर ज़्यादा देते हैं तो आसानी से वो तार या चादर के रूप में बदल जाते हैं। बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, और अगर बात करें धातु के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, तो देखिए सामान्यतः ठोस होते हैं। ज़्यादातर धातुएं जो है ठोस होते हैं। एक दो अपवाद है जिसको हम आगे कवर करेंगे। ठोस होता है, चमकदार होता है, तन्य होता है, डक्टाइल होता है। देखिए तन्य मतलब खिंचाने वाला गुण होता है, इसको आप खींच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए मेलिएबल होता है, मेलिएबल होता है, कुंडलिनी होता है और अच्छे ताप एवं विद्युत के चालक होते हैं, मतलब ये ताप और विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, एक तो सुचालक वाला जरूर याद रखिएगा, ताप और विद्युत के चालक या सुचालक होते हैं, ठोस होते हैं, चमकदार होते हैं, तन्य होते हैं और मेलिएबल होते हैं। ठीक है, इतना अगर आपको याद है तो आप समझ गए कि धातु आखिर होता क्या है, इनके गुण आपको याद रखना है। लेकिन एक दो अपवाद है उसको भी आपको याद रखना, और पेपर में ज़्यादातर उसी अपवाद से क्वेश्चन बनते हैं। तो आगे मैंने रखा है, आगे के आपको स्लाइड में दिखाई देगा कि हाँ भाई अपवाद भी, अपवाद को हमको अच्छे से देखना भी है। ठीक है, तो देखिए अब इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। ठीक है, वो फीचर्स हैं उसको आप देख लीजिए। सबसे पहले देखिए ठोस अवस्था में होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, धातु जो है ठोस अवस्था में होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए पारा, पारा जिसको क्या कहा जाता है, Hg भी कहा जाता है। अच्छे से नोट करके रखिएगा, पारा जिसे क्या कहा जाता है, मरकरी भी कहा जाता है। ये क्या होते हैं, ये द्रव में होता है। रहने को ये तो क्या है, धातु हैं, और धातु जो है ठोस होता है। बट यहाँ पर पारा इसका अपवाद है कि पारा जो है द्रव होने के बावजूद भी ये एक क्या है, धातु है। तो पारा का सूत्र क्या होता है, Hg होता है। ठीक है, और पारा को मरकरी भी कहते हैं, इसलिए दोनों याद रखिएगा। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या आपको, नहीं ना। पहला जो विशेषता एकदम अच्छे से समझ लीजिए कि धातु क्या होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं, लेकिन पारा जो है एक द्रव है, उसके बावजूद वह क्या है, एक धातु है। ठीक, आगे देखिए हथौड़े से पीटने पर चादर में बदल जाते हैं, यही तो इसका गुण मेलिएबल कहलाता है। ठीक है, हथौड़े से जब हम इसको पीटते हैं, ठोकते हैं तो फैलते जाता है, फैलते जाता है, फैलते जाता है धातु जो है। ठीक है, और एक चादर बन जाता है। मान लो आप ये टुकड़ा लिए धातु का छोटा सा, जब इसको हथौड़े से ठोकते जाएंगे तो इस तरह से चादर के रूप में बन जाता है। इस गुण को ही मेलिएबल कहते हैं। ठीक है, जो इस तरह से परिवर्तन होता है उसको मेलिएबल कहते हैं। ठीक, तीसरा नंबर में देखिए खींचकर तार बन सकते हैं, डक्टाइल नेचर होता है। डक्टाइल क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होता है, ठीक है, तन्यता जिसको कहते हैं, तन्यता। ठीक, तो खींच कर तार बनाया जा सकता है। देखिए तन्यता लिखा हो सकता है आपकी जो है हिंदी में अगर क्वेश्चन आता है तो तन्यता लिखा हो सकता है। ठीक है, तो डक्टाइल को ही तन्यता कहते हैं। अब खींच कर जो है तार बना सकते हैं। देखिए इससे क्या होता है, धातु का अगर छोटा सा टुकड़ा है, ठीक है, धातु के अगर छोटे से टुकड़े हैं तो इसको पकड़ के खींच के हम क्या कर सकते हैं, बहुत लंबे तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ये गुण धातुओं में ही पाया जाता है। तो ये सब धातु की विशेषता है। ठीक, समझ आ गया। तो ठोस अवस्था में होते हैं, ठीक है, ये मेलिएबल प्रकृति की होते हैं, मतलब ये चादर के रूप में बदल जाते हैं। ये इसको खींचकर तार बनाया जा सकता है, मतलब इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है, जिसको डक्टाइल या डक्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, और देखिए अगला बिजली मतलब विद्युत और गर्मी मतलब उष्मा। तो विद्युत और उष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं। जितने भी धातु हैं विद्युत और उष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं। ठीक है, और देखिए एक और जो इसका गुण है वो है चमकदार होते हैं, लस्टर होते हैं। यह चमकदार मतलब होता है जैसे कि इसमें चमक पाया जाता है। सोना चांदी इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। सोना हो गया, चांदी
चांदी हो गया, सोना इसका एक डक्टिलिटी का भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, सोने को खींच खींच ले पतले पतले तारों में बना करके विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अलग अलग डिजाइन के आभूषण आपने देखा होगा, क्योंकि इनमें गुण पाया जाता है, जितने भी धातु है उसमें खींचने का तन्य होने का गुण पाया जाता है। ठीक है, समझ आ गया। चलिए, तो ये पूरा पॉइंट याद हुआ, देख लिए जल्दी जल्दी कि ये ठोस होते हैं, मेलिएबल होते हैं, तो ठोस होते हैं, मेलिएबल होते हैं। ठीक है, तार बना सकते हैं, मतलब डक्टाइल होते हैं, मतलब डक्टिलिटी गुण पाया जाता है, तन्यता गुण पाया जाता है। ठीक है, अच्छे सुचालक होते हैं, किसके? विद्युत और उष्मा के। यहाँ पे बिजली और गर्मी लिखा, इसका मतलब समझना है, विद्युत और उष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं। ये चमकदार होते हैं। ठीक है, सोना और चांदी जैसे चमकदार होते हैं, सोना चांदी को याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि ये चमकदार भी होते हैं। क्लियर हुआ? अब कुछ उदाहरण देखिए, उदाहरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उदाहरण को आपको अच्छे से याद कर लेना है। जितना उदाहरण यहाँ पे दिख रहा है कम से कम उतना तो याद रखिए, बाकी आपको जो अपवाद मिला जैसे पारा हो गया वो याद रखिएगा। ठीक है, और कुछ अपवाद मिलेंगे वो भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, फेरस लोहा Fe, इसका सूत्र है, याद रखिए। सूत्र सहित याद करने के लिए ही मैंने यहाँ पे सूत्र भी दिया, नाम भी दिया। तांबा, जिसको कॉपर कहते हैं, Cu लिखा हुआ है, कॉपर भी कहा जाता है तांबा को, याद रखिएगा ना। ये फेरस है Fe। ठीक है, ये तांबा है, तांबा कॉपर। ठीक है, एल्यूमिनियम का Al होता है, ये भी याद रखिएगा सूत्र। ठीक है, सोना का देखिए, सोना Au क्या होता है? गोल्ड होता है, सोना होता है। सोने का अगर बात करें प्रतीक चिन्ह क्या होता है, पेपर में पूछ दे तो Au होता है। ठीक है, ऑरम जिसको कहते हैं, इसका लैटिन नाम ऑरम होता है, इसलिए इसको Au से दर्शाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जिंक, ये जो है जस्ता, इसको जिंक भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इसको जिंक भी कहते हैं, जिसको जस्ता भी कहते हैं हिंदी में, और जिंक भी लिखा हुआ आ सकता है, Zn। ठीक है, पारा, मरकरी, याद है, पारा मरकरी Hg, यही एकमात्र द्रव है जो धातु है। ठीक है, धातु भी है और द्रव भी है, समझ रहे हैं बात? धातु तो है ही, लेकिन धातुओं को क्या होना चाहिए? ठोस होना चाहिए। बट ये पारा के पास एक ऐसा गुण है कि धातु होने के बावजूद भी ये क्या है? द्रव अवस्था में मिलता है, इसलिए ये अपवाद है, याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगर पूछ दिया प्रश्न कि ऐसा कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? पारा, मरकरी या Hg होगा। ओके, तो धातु के बारे में पूरा समझ आ गया। अब अधातु नॉन मेटल्स को थोड़ा समझते हैं, जस्ट उसका उल्टा होते जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं। अगर धातु आप समझ गए ना तो अधातु आराम से समझ पाएंगे। ठीक है, धातु या नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इसकी परिभाषा देखिए। ऐसे तत्व जो सामान्यतः भंगुर होते हैं, भंगुर होते हैं मतलब जैसे ही आप उसको तोड़ोगे या पीटोगे तो टूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, जैसे कांच वांच होता है ना, वैसे भंगुर होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं। चमकहीन होते हैं, इनमें चमक नहीं पाया जाता, समझ रहे बात? और गर्मी या मतलब कह सकते हैं उष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, एकदम जस्ट उल्टा है। ठीक है, जो 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 गुण धातु में पाया जाता है उसका अपोजिट गुण पाया जाता है, कहाँ? यहाँ अधातु में। ठीक है, ने अधातु कहते हैं। क्लियर, याद रहेगा। ठीक है, ये ज्यादातर क्या होते हैं? गैस या ठोस रूप में हो सकते हैं। ठीक है, और इनमें धातुओं जैसे गुण नहीं होते। देखिए, तो ये गैस रूप में भी हो सकते हैं और ठोस रूप में, ज्यादातर अधिकतर आपको गैस मिलेंगे, और ये ठोस रूप में भी पाए जाते हैं। कुछ कुछ धातु जो है ठोस अवस्था में भी पाए जाते हैं, लेकिन ये अधिकतर जो है गैस अवस्था में मिलेंगे। ठीक है, बाकी अगर बात करें धातु की, तो धातु सदैव ठोस अवस्था में प्राय पाए जाते हैं। लेकिन एक अपवाद इसका ये है, अपवाद कौन है? अपवाद पारा है। बार बार मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि पेपर में सीधे सीधे ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप अच्छे से क्लास अटेंड कर रहे हैं ना, देखिए डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प होने वाला है वहाँ एग्जाम टाइम में। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। तो अधातु क्या होता है, क्लियर हुआ। अब इसकी विशेषताएं देख लीजिए, इसके फीचर्स देख लीजिए। ठीक है, जैसे धातु का देखे थे बस सेम वैसे ही तो है अधातु का भी। अधातु का देखिए, ये अधिकतर गैस या ठोस अवस्था में होते हैं, बिल्कुल ये अधिकतर गैस या ठोस अवस्था में होते हैं। लेकिन इसका भी एक अपवाद है, ब्रोमीन। ब्रोमीन का सूत्र होता है Br, इसको कहते हैं ब्रोमीन। ब्रोमीन एकमात्र द्रव है जो अधातु है। वैसे तो ये गैस और ठोस होता है, लेकिन ये ब्रोमीन जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है, समझ रहे बात? अधातु को क्या होना चाहिए? अधातु को या तो गैस होना चाहिए या ठोस अवस्था में होना चाहिए, गैस या ठोस होना चाहिए। बट ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्लियर हुआ? ठीक है, अधिकतर गैस या ठोस अवस्था में होते हैं अधातु, परंतु ब्रोमीन एक ऐसा एकमात्र अधातु है, इसके अलावा कोई भी अधातु नहीं है जो द्रव अवस्था में पाया जाए। ठीक है, तो अधिकतर जो है गैस या ठोस अवस्था में होते हैं, और ब्रोमीन एकमात्र द्रव है जो अधातु के रूप में मतलब जो अधातु है जो द्रव के रूप में पाया जाता है, ऐसा याद रखिए। ठीक है,
देखिए आगे देखिए, भंगुर प्रकृति के होते हैं, ब्रिटाइल इन नेचर होता है। देखिए ब्रिटाइल होता है, कहने का मतलब इसको जब हथौड़े से चोट करते हैं तो ये फैलता नहीं है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जबकि धातु को जब हथौड़े से मारते हैं तो फैल फैल के चादर बन जाता है, ठीक है, पतला पट्टी बन जाता है। लेकिन ये जो धातु है ये टूट जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इसको तार या चादर के रूप में नहीं बदल सकते, वही तो अभी बताया मैंने, ये तार या चादर के रूप में इसको नहीं बदल सकते। इसका जो है तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। तन्यता का गुण अगर होता तो इसको भी हम तार के रूप में, पतले तार के रूप में खींच सकते थे, बट परंतु अधातु में तार या चादर बनने का जो है गुण नहीं पाया जाता, ठीक है। आगे देखिए, सुचालक नहीं होते, विद्युत और उष्मा के सुचालक नहीं होते, ज्यादातर सामान्यतः ये क्या होते हैं, चमकहीन होते हैं, ठीक है। तो पूरा फीचर्स याद हुआ, इसका विशेषता याद हुआ, ठीक है। आगे देखिए इसका उदाहरण, उदाहरण देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण हमने यहाँ पे लिया है ऑक्सीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है। बोल देगा ऑक्सीजन का O होता है, नाइट्रोजन का N होता है, सल्फर का S होता है, क्लोरीन का Cl होता है, फॉस्फोरस का P होता है, और ब्रोमीन को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एकमात्र द्रव जो अधातु है। वैसे तो अधातु गैस और ठोस हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं, ठोस भी हो सकते हैं, बट द्रव नहीं हो सकता। किंतु ये ब्रोमीन जो है वो अपवाद है इसका, ये द्रव है, ठीक है। अधातु है, उसके बावजूद आप कहोगे कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक। सभी याद रहेगा, समझ गए। अब दोनों की तुलना कर लेते हैं। देखिए धातु के बारे में अगर मोटा मोटी हम देखें तो यहाँ पे धातु ठोस होते हैं, ठीक है भाई, चमक पाया जाता है, ठीक है। तार या चादर के रूप में इसको बदल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, खींच सकते हैं तार के रूप में, ये सुचालक होते हैं विद्युत और उष्मा के। लेकिन अधातु के बारे में बात करें तो अधातु के बारे में क्या सीखा हमने, ये भंगुर प्रकृति के होते हैं, इनमें चमक नहीं पाया जाता, बिना चमक के होते हैं, ठीक है। और ये सुचालक नहीं होते हैं, ये कुचालक होते हैं, अच्छे चालक नहीं होते, ठीक है, सुचालक नहीं होते, ठीक है। ज़्यादातर ये गैसीय रूप में पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी ठोस अवस्था में भी मिलते हैं। बट एकमात्र अधातु है ब्रोमीन जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो यहां तक धातु और अधातु का इंपॉर्टेंट चीज समझ आया। देखिए कितना बेहतरीन रहेगा ना कि इनमें से क्वेश्चन सीधे सीधे आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए प्रतियोगी परीक्षा पर आधारित कुछ प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पे परिभाषा से संबंधित प्रश्न ऐसे पूछता है। देखिए मैं अलग अलग रखा हूँ, परिभाषा से, फिर उसके उपयोग से, उसके गुण से, ऐसे। तो परिभाषा से संबंधित प्रश्न कैसे पूछता है, देखिए एक एक दो मैं सैंपल रखा हूँ यहाँ पे, ठीक है। बाकी एमसीक्यू जो है, पूरा एमसीक्यू आपको चाहिए तो हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हम जो भी वीडियो आगे प्रोवाइड कराएं वो उसका जो है आपको पूरा नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। तो देखिए कौन सा कथन धातु की पहचान दर्शाता है, कौन सा कथन धातु की पहचान दर्शाता है। तो धातु की पहचान कौन दर्शाता है, देखिए, ठीक है। धातु की पहचान ध्यान से देखिए, क्या भंगुर होते हैं धातु, नहीं भाई। अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, ऐसा तो कुछ हमने अभी नहीं पढ़ा, रासायनिक अभिक्रिया आगे पढ़ेंगे, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, ठीक है। तार या चादर में बदले जा सकते हैं, देखिए बोला चार तार या चादर के रूप में बदले जा सकते हैं। तो धातु की पहचान यही तो है कि धातु को तार या चादर के रूप में बदला जा सकता है। सही उत्तर, करेक्ट उत्तर जो है आंसर ऑप्शन सी है, ठीक है। चलिए अब इसके कुछ भौतिक गुण में आ जाते हैं। भौतिक गुणधर्म दोनों का एक साथ पढ़ेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, दोनों का एक साथ पढ़ेंगे ना ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने गुणधर्म रखा, दूसरे में हमने धातु को रखा, तीसरे में यहाँ पे अधातु रखा, ठीक है। तो अगर पहला गुणधर्म देखिए चमक, तो चमक इसमें पाया जाता है, जबकि अधातु में चमक नहीं पाया जाता। याद रहेगा एकदम आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ। कठोरता, कठोरता जो है ये सामान्यतः कठोर होते हैं और ये ज्यादातर भंगुर प्रकृति के होते हैं, ठीक। तन्यता की बात करें, ये तन्य होते हैं, खिंचाव का गुण पाया जाता है, लेकिन ये तन्यता इसमें नहीं पाया जाता, तन्य नहीं होते। घनत्व की बात करें, घनत्व इसमें बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ठोस अवस्था में होता है इसलिए इसका घनत्व अधिक होता है, इसके अणु बहुत पास पास होते हैं इस तरह से। जबकि इसमें जो है घनत्व की बात करें तो सामान्यतः इसका घनत्व कम होता है, ठीक। ताप की चालकता अगर बात करें, ताप की चालकता जो है अच्छे सुचालक हैं, ये अच्छे सुचालक हैं, जबकि ये खराब सुचालक हैं, या कह सकते हैं अच्छे सुचालक नहीं है। क्लियर। आगे देखें, ध्वनि, ध्वनि इसमें उत्पन्न होता है इसलिए इसको सोनोरस कहते हैं। सोनोरस मतलब जो ध्वनि उत्पन्न करने वाले होते हैं, जैसे घंटी बजाते हैं हम लोग, ठीक है, तो आवाज सुनाई देता है ना, बस किस वजह से, धातु के गुण के वजह से सुनाई देता है, ठीक है। तो ये सोनोरस प्रकृति के होते हैं, मतलब इसमें ध्वनि जो है इसमें निकलती है, ठीक है, जबकि इसमें ध्वनि नहीं प्राप्त होती, ध्वनि इसको ठोकने पीटने पर ध्वनि प्राप्त नहीं होता है अधातु में, ठीक है। अब अवस्था देखिए, ज्यादातर ये क्या होते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं धातु। लेकिन ये पारा जो है क्या है, इसका अपवाद है, पारा अपवाद है। पारा एक्चुअल में है क्या, द्रव, उसके बावजूद ये जो है एक धातु का गुण दर्शाता है, याद रहेगा,
ठीक है, तो अपवाद हमने याद रखा था। अब देखिए अगर बात करें अधातु की, तो ये जो है ज़्यादातर गैसीय रूप में हो सकते हैं। इसके अलावा ये द्रव भी होते हैं और ठोस भी होते हैं, मतलब तीनों अवस्था में पाए जा सकते हैं, जिसमें द्रव जो है एकमात्र अधातु द्रव कौन है? ब्रोमीन है। याद रखिएगा, ब्रोमीन जो है द्रव होने के बावजूद भी अधातु है, ये याद रखिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए ना, तो हमारा जो है ऑफिशियल एप्लीकेशन है। आप जब प्ले स्टोर पर जाएंगे तो हमारा ऐप है, ठीक है, सिंगरॉल ट्यूटोरियल, ठीक है। जब आप लिखेंगे सिंगरॉल ट्यूटोरियल तो हमारा एक एप्लीकेशन आ जाएगा सामने, ठीक है। वहाँ जीके सर लिखा होगा, आप क्लियर समझ जाएंगे। तो सिंगरॉल ट्यूटोरियल जो है इसको आप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद जो है आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और पीडीएफ अगर आप ले लेंगे तो आसानी से जल्दी रिवीजन आपको करते बनेगा। पीडीएफ जरूर यहाँ से आप बहुत लोगों का सवाल उठता है कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो बता दे रहा हूँ कि पीडीएफ वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये क्लियर हुआ। आगे देखें अब कुछ प्रश्न का प्रारूप कैसा रहता है। देखिए इससे जितना पढ़े उसमें से प्रश्न का प्रारूप, धातुओं में कौन सा गुण सामान्यता पाया जाता है? तो धातुओं में कौन सा गुण सामान्यता पाया जाता है? तो ये चालकता का गुण पाया जाता है। देखिए भंगुरता नहीं पाया जाता, गैसीय रूप भी नहीं पाया जाता, कम घनत्व भी नहीं, अधिक घनत्व होता है। और चालकता जो है वही हमारे लिए यहाँ पे सुटेबल आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी। समझ गए? इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्न के कुछ प्रारूप भी मैं रखा हूँ ताकि आपको समझ आते जाए कि हाँ भाई जो हम पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल इस तरह से ही आता है क्वेश्चन। अब देखिए रासायनिक गुणधर्म, अब अभी तक भौतिक गुणधर्म देखें, अब रासायनिक गुणधर्म है। थोड़ा सा ये आपको कठिन लग सकता है क्योंकि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया की बात होगी, और रासायनिक अभिक्रिया में आप देखिएगा मैं धातु और अधातु दोनों को एक साथ समझा रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको आसानी से याद हो। और उदाहरण भी रखते जा रहा हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, ये धातु वाला उदाहरण है, ये अधातु वाला उदाहरण है। क्लियर? तो सबसे पहले देखिए रासायनिक गुणधर्म में देखिए जो केमिकल प्रॉपर्टीज है पहले नंबर का, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया मतलब ज्वलनशीलता, ठीक है, ज्वलनशीलता, ज्वलन का गुण, जलन का गुण, दहन, ठीक है, दहन का गुण भी कहते हैं इसको। देखिए होता क्या है, कोई भी जो वस्तु है वो जलता कब है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो O2 या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होती है उसे ही दहन अभिक्रिया, ज्वलनशीलता या दहन का गुण कहते हैं। दहन कैसे होता है ये हम सीखेंगे। धातु में पहले देखेंगे, देन आफ्टर अधातु में देखेंगे, ठीक है। तो पहला देखिए धातु का, देखिए धातु जब भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, देखिए शब्दों में लिख दूं ताकि आपको बहुत सरल तरीके से समझ आए। सीधे सीधे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दिया हूँ, पहले लिखा हूँ, इसको आप याद भी कर सकते हैं। देखिए धातु जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो धातु का ऑक्साइड बना लेता है जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। धातु का ऑक्साइड बना लेता है जो कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। देखिए बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, इसको पेपर में ऐसे ही पूछता है, ठीक है। धातु प्लस ऑक्सीजन, देखिए अगर दे देगा आपको एक धातु दे देगा, धातु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तब क्या बनता है? अब ऑप्शन दे देगा ABCD। बहुत कठिन पेपर आएगा तो भी इससे ज़्यादा कठिन क्या हो सकता है? नहीं हो सकता इससे ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दे देगा तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो है धातु ऑक्साइड बनेगा। और धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? धातु का जो ऑक्साइड बनता है वो प्रकृति कैसी होती है? उसकी क्षारीय प्रकृति होती है, क्षारीयता का गुण पाया जाता है उसमें। तो अम्ल और क्षार आप जानते हैं ना, बस वही याद रखिएगा कि धातु जो है जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड बनाता है और इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। क्लियर हुआ? तो एक उदाहरण देखिए, जैसे सोडियम एक बहुत अच्छा फेमस धातु है। सोडियम की अभिक्रिया हमने यहाँ पे O2 से ऑक्सीजन से कराया, तो देखिए सोडियम का ऑक्साइड बना कि नहीं बना? Na2O, ऑक्सीजन आके उसके साथ जुड़ गया, इसलिए इसको धातु ऑक्साइड बना। सोडियम था तो सोडियम ऑक्साइड बोल रहे हैं, ठीक है, समझ आ रहा है बात। कॉपर रहता तो कॉपर ऑक्साइड बनता, उसमें क्या दिक्कत है? क्लियर? ठीक है, तो धातु का ऑक्साइड बनता है और इसकी जो प्रकृति है ये क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षारीय नेचर का होता है। क्लियर हुआ? ठीक। अगला देखिए, अगला दूसरा जो उदाहरण है वो देखिए, अधातु जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं। अभी तो धातु का देखिए, अब अधातु का ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया होता है तो अधातु ऑक्साइड बनाता है, ये भी ऑक्साइड बनाता है, टेंशन वाली बात नहीं है। जब भी ऑक्सीजन से चाहे धातु हो चाहे अधातु हो क्रिया करेगा तो ऑक्साइड ही बनाएगा। अगर धातु आपने लिया तो धातु का ऑक्साइड, और अगर अधातु लिया तो अधातु का ऑक्साइड। लेकिन किंतु यहाँ पे आपको ये समझना है कि जब हम देखते हैं कि धातु जो है धातु ऑक्साइड बनाता है ऑक्सीजन से क्रिया करके तो उसकी प्रकृति क्षारीय होती है, जबकि अधातु जब क्रिया करते हैं,
अधातु जब क्रिया करते हैं ऑक्सीजन से तो जो अधातु ऑक्साइड बनता है उसकी प्रकृति अम्लीय होती है, एसिडिक नेचर होता है। ठीक है, अम्ल प्रकृति का होता है। एकदम आसान, कितना सिंपल, याद हुआ क्या आप सभी को? देखिए सीधा सीधा एक शब्द में अगर मैं बोलूं कि धातु की क्रिया अगर हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो धातु का ऑक्साइड बनता है जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। क्लियर? अब यहीं पे बोलूं अगर अधातु की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो अधातु का ऑक्साइड बनता है जो अम्लीय प्रकृति का होता है। बस इतना ही तो याद रखना है प्यारे बच्चों आपको। ठीक है, मजा आया, समझ आया अच्छे से? चलें आगे। ठीक है, देखिए दूसरा, पानी से अभिक्रिया। पानी मतलब होता है H2O, जल। ये तो आप सभी को पता होगा, इतना दिन से पढ़ रहे तो। अब H2O पानी का सूत्र होता है। अब पानी से अभिक्रिया जब होता है, धातु की पानी से अभिक्रिया कराएंगे और धातु की जो है अधातु की भी पानी से अभिक्रिया करेंगे। तो पहले धातु को देखते हैं। पहले धातु जो है जल या पानी से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, कौन सा गैस बनाते हैं अगर पूछ दे तो याद रखिएगा, चलिए ठीक है, दिख रहा है ना, थोड़ा गड़बड़ हो गया था, अभी दिख रहा है आपको अच्छे से? चलिए देखिए, यहाँ पर पानी से जब अभिक्रिया कराते हैं, जल से अभिक्रिया कराते हैं, धातु की अभिक्रिया अगर हम क्या कराते हैं जल से, तो हमेशा क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो कौन सा गैस निकलता है हमेशा याद रखिएगा, धातु की जल से क्रिया कराने पर, धातु प्लस अगर हम जल कराते हैं तो याद रखिएगा एक गैस निकलता है जो है H2 गैस, जो ऊपर की ओर ऐसा संकेत बता रहा है, मतलब ये गैस के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है, कौन सा गैस बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए उदाहरण भी हमने लिया। ठीक है, सोडियम का ही हमने लिया। सोडियम जब जल से क्रिया करता है H2O से, तो ध्यान से देखिएगा ये क्या बनाएगा, सोडियम Na ले लिया। ठीक है, उसके अलावा इसमें से देखिए 2 ठो H है और 1 ठो O है, तो ये OH ले लिया, सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनाता है जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है, प्लस इसके अलावा ये H2 बनाता है। अभी अभिक्रिया संतुलित नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया हूँ। अभिक्रिया संतुलित करना आपको यहाँ पे जरूरी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे अभिक्रिया संतुलन में अभी बात कर ही नहीं रहा हूँ। क्लियर हुआ? ठीक है, अभी मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि भाई आप प्रोडक्ट देखिए क्या बन रहा है। क्लियर? तो H2 गैस बनता है। फिर से बता दूं, अभिक्रिया संतुलित नहीं है, अभिक्रिया संतुलन की हम बात यहाँ पे अभी नहीं कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पे आप ये मत सोचिएगा कि सर यहाँ पर तो 2 ही हाइड्रोजन थे, यहाँ पे तो 3 हो गए, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा मत सोचिए अभी। ठीक है, अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। ठीक है, अभिक्रिया संतुलन क्या होता है ये तो आपने कभी ना कभी सीखा होगा, पढ़ा होगा, लेकिन अभी यहाँ पे उसका जरूरत नहीं, इसलिए मैं अभी क्योंकि क्लास हमको जल्दी खत्म भी करना होता है ना, और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको चीज़ें हम प्रोवाइड करा सकें, इसलिए जो पॉइंट जो काम का चीज़ है वही बस बता रहा हूँ अभी। ठीक है, तो यहाँ पे समझ आया, हाइड्रोजन गैस निकलता है। क्लियर हुआ? ठीक, अब देखिए अगला, अधातु के साथ जब जल की क्रिया कराएंगे तो याद रखिएगा अधातु जल से कभी क्रिया करता ही नहीं है। सीधी सी बात है, कितना सिंपल है। ऑक्सीजन से तो करके ऑक्साइड बनाते थे दोनों। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जल से क्रिया करके ये हाइड्रोजन गैस बना लेता है धातु, बट जो है अधातु अभिक्रिया करता ही नहीं है जल के साथ। क्लियर हुआ? ठीक, अब अम्ल से अभिक्रिया समझिए। अम्ल से ध्यान से देखिए, धातु जो है अम्ल, किसी भी अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट और आसान सा कॉन्सेप्ट है। एक बात मुझे बताइए, धातु से जो ऑक्साइड बनता था वो कैसा होता था, क्षारीय प्रकृति का होता था। क्षारीय प्रकृति का होता था कि नहीं होता था, मतलब ये एक तरह का क्षार होता था। अब जब अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे क्षार का, तो हमेशा लवण प्राप्त होगा ना, ये तो आपको पता ही है। बस ऐसे कॉन्सेप्ट से याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जब भी हम धातु की अभिक्रिया किसी भी अम्ल के साथ कराते हैं तो एक लवण बनता है और साथ ही साथ H2 गैस इसमें भी उत्पन्न होता है, इस अभिक्रिया में भी। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिया है, देखिए हमने एक धातु लिया जिंक का अभिक्रिया हमने एक अम्ल के साथ कराया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, इसके साथ अगर हम कराएं, देखिए ये सब आपको बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि मैं अम्ल वगैरह भी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो एक लवण बनता है, तो देखिए यहाँ जिंक क्लोराइड बन जाएगा, ZnCl2। फिर से बात मैं बता रहा हूँ, यहाँ अभिक्रिया संतुलित नहीं किया, जरूरत नहीं है अभी हमको बस प्रोडक्ट पे फोकस करना है, क्या बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बना लेता है, ये लवण बना लेता है। उसके अलावा प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी निकलता है, H2 गैस भी निकलता है। क्लियर हुआ? ठीक है, अब बारी आती है अधातु की। तो धातु याद हो गया, अब अधातु की बारी आती है। देखिए एक आप क्या कीजिए ना, एक कॉपी में अपना अच्छे से बस लिखते जाइए कि ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, जल से क्रिया करके क्या बनाता है। इधर डाल दीजिए धातु
और इधर डाल दीजिए अधातु। बस ये मेन पॉइंट है, इसको आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड बनाता है। धातु ऑक्साइड कैसी प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, और इधर लिख दिया अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है। जल से क्रिया करके क्या बनाता है, ये जल से क्रिया करके H2 गैस उत्पन्न करता है धातु, जबकि ये जल से क्रिया नहीं करता। वैसे तीसरा लिख दीजिए कि भाई अम्ल से क्रिया करके क्या करता है, तो धातु की जब बात करते हैं अम्ल से क्रिया करके ये लवण और H2 बनाता है, लवण प्लस H2 गैस देता है, ठीक है। लेकिन ये जो है अधातु क्रिया ही नहीं करते। बस ऐसे शॉर्ट में बनाते चलिए ना, समझ आ रहा है। इससे क्या होगा, रिवाइज भी होगा जल्दी और आपको याद भी होते चलेगा। क्लियर, तो आसान तरीका था, मजा आया। चलिए आगे बढ़े। चौथा, हाइड्रोजन से अभिक्रिया। देखिए हाइड्रोजन के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, तो धातु जो है ना हाइड्रोजन के साथ कभी भी यौगिक नहीं बनाते। ये देखिए, अब धातु भाई हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके यौगिक नहीं बनाते, कोई भी यौगिक नहीं बनाते धातु। लेकिन जब बात करते हैं हम लोग अधातु की, तो अधातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके अधातु हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए N2 दिख रहा है आपको, ठीक है। नाइट्रोजन क्या है, एक तरह का अधातु है, और इसकी अभिक्रिया हम हाइड्रोजन से करा रहे हैं। यहाँ अभिक्रिया संतुलित है, टेंशन वाली बात नहीं है। तब ये क्या बना लेता है, हाइड्राइड बनाता है, NH3 बनाते हैं, NH3। समझ आया बात। तो ये होता है अधातु की क्रिया जब हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो अधातु हाइड्राइड बनाते हैं, NH3 बनाते हैं। अब प्रश्न कैसे बनता है वो भी देख लीजिएगा। बस इतना ही, 4 आपको रासायनिक गुणधर्म अच्छे से पढ़ने थे, चारों मैंने कवर कराया, ठीक है। अब प्रश्न का प्रारूप देखिए, बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है। अब कौन सा कथन सही है, ऐसा वाला भी सवाल आता है आपका, ठीक है। तो अधातु जल से हाइड्रोजन गैस बनाते हैं क्या, धातु तो जल से क्रिया करते ही नहीं है, पहला गलत हो गया। धातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं क्या, धातु ऑक्साइड तो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा देखिए, धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं क्या, बिल्कुल सही, ये तो अभी था हमने पढ़ा। और अधातु ध्वनि उत्पन्न करते हैं क्या, ये भी गलत है। तो एक ही यहाँ पे ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है। कौन सा कथन सही है वाले सवाल भी आ सकते हैं। देखिए अच्छे क्वेश्चन का जो है पैटर्न हमने रखा है, और जब आप MCQ करेंगे ना मजा ही आ जाएगा आपको कि हाँ भाई कुछ तो लेवल है जहां हम यहाँ पे अच्छे से सीख रहे हैं, ठीक है। तो MCQs का सीरीज भी मैं लाऊंगा, लेकिन मेरा ये मानना है, शुरू से मानना रहा है कि जब तक आप थोड़ा थ्योरी में ज्ञान नहीं रखते तब तक MCQ लगाना मतलब तुक्का लगाने जैसे काम है, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे जितने सारे आपको MCQs के लेक्चर मिलेंगे, MCQs के वीडियो मिलेंगे, लेकिन मैं पहले पूरा फोकस कर रहा हूँ कि कुछ तो आपको पहले थ्योरेटिकल नॉलेज हो जाए, देन आफ्टर आप MCQ लगाइए। अभी समय है, आप MCQ 10 दिन भी प्रैक्टिस करेंगे ना, बहुत बेहतरीन तरीके से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगला जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है अपवाद। अपवाद में देखेंगे अपवाद क्या होता है भाई, जो अपवाद अलग गुण दिखाता है, ठीक है, अपने वर्ग से अलग गुण दिखाता है, वो अपवाद कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन है, तो है पारा मरकरी। क्लियर हुआ। चमकदार, ध्यान से देखिए, चमकदार, ऐसे तो अधातु अधातु में चमक नहीं होता, उसके बावजूद याद रखिएगा चमकदार अधातु कौन है, तो चमकदार अधातु आयोडीन है। आयोडीन एक अधातु होने के बावजूद भी उसमें चमक पाया जाता है, बट ऐसा हमने गुण पढ़ा कि अधातु का गुण ये था कि उसमें चमक नहीं पाया जाता, ठीक है। परंतु आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो चमकदार होता है। क्लियर हुआ। आगे देखिए, एक और जो है महत्वपूर्ण गुण देखिए कि विद्युत का सुचालक। देखिए सभी धातुएं तो विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, ठीक है। अधातु क्या होते हैं, अधातु अच्छे चालक नहीं होते, या अच्छे जो है क्या हो सकते हैं, कुचालक होते हैं, ऐसे बोल दीजिए, कुचालक होते हैं, सुचालक नहीं होते, अधातु की बात करें। लेकिन एक यहाँ पर ऐसा अधातु है, देखिए, जो विद्युत का सुचालक है, अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है, उसका नाम है ग्रेफाइट। पेंसिल की लीड ग्रेफाइट से बनी होती है, बहुत बार ये पेपर में आए हैं। जो पेंसिल हम लोग यूज़ करते हैं, अप्सरा, नटराज का पेंसिल, तो पेंसिल की लीड किससे बनी होती है, पेंसिल की लीड ग्रेफाइट की बनी होती है, याद रखिएगा। और ये ग्रेफाइट जो है ना, जो काला काला भाग दिखता है, ग्रेफाइट ही है। और ग्रेफाइट एक तरह का अधातु है, और अधातु होने के बावजूद भी इसमें विद्युत चालकता का गुण पाया जाता है, विद्युत का ये सुचालक होता है। ओके, तो ये अपवाद जो बता रहा हूँ ना वो याद रखिएगा। बाकी ब्रोमीन वगैरह जो बता रहा हूँ वो तो याद रखना ही, इसके अलावा ये सब अपवाद है, ठीक है। आगे देखिए, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट धातु है जो है सोडियम। वैसे तो आप सभी को पता है कि सोडियम जिसको Na कहते हैं वो क्या है, धातु है, धातु है, धातु। और धातु है तो भाई ये ठोस होना चाहिए,
धातु की तो प्रकृति यही है कि ठोस होना चाहिए। एक जो है द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु पारा है, वो तो हमको याद है, ठीक है। लेकिन धातु तो वैसे बाकी जो जनरली धातु पाए जाते हैं वो ठोस होते हैं, कठोर होते हैं। लेकिन याद रखिएगा सोडियम एकमात्र ऐसा धातु है, एकमात्र कहने का मतलब सबसे मुलायम धातु है, ऐसा याद रखिएगा, एकमात्र मत बोलिएगा। सोडियम सबसे मुलायम, बहुत मुलायम धातु है जिसको चाकू से भी काटा जा सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन बनता है, निम्न में से ऐसा कौन सा धातु है जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है? तो करेक्ट आंसर आपका होगा सोडियम, ठीक है। बाकी जो धातु होते हैं उसको चाकू से काटना तो संभव नहीं होता क्योंकि वो बहुत कठोर होते हैं, परंतु सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। समझ आ रहा है बात? ठीक, क्लियर हुआ? तो देखिए यहाँ पे प्रश्न का प्रारूप कैसा होगा। प्रश्न का प्रारूप देखिए, निम्न में से कौन सा अधातु होते हुए भी बिजली का सुचालक है? देखिए अच्छा क्वेश्चन, कौन सा अधातु होते हुए भी बिजली का सुचालक है? तो अभी तो पढ़ा ग्रेफाइट हमने, ठीक है। ग्रेफाइट जो है इसमें हो रहता तो अधातु है, बावजूद उसके उसमें विद्युत चालकता का गुण पाया जाता है, मतलब ये सुचालक होते हैं। क्लियर? चलिए अब ये आखिरी यहाँ पे टॉपिक है, जो है आपको उपयोगिता पर आधारित प्रश्न कुछ पूछे जाते हैं। उपयोगिता, उपयोगिता मतलब यूसेस, जैसा हम धातु और अधातु का उपयोग करते हैं उस पर आधारित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो धातु का उपयोग थोड़ा समझ लीजिए। तार बनाने में बिल्कुल, बर्तन बनाने में बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने में बिल्कुल, वाहन बनाने में बिल्कुल, ठीक है। और अधातु का उपयोग देखिए, उर्वरक बनाने में बिल्कुल सही, औषधि बनाने में बिल्कुल सही, श्वसन में बिल्कुल सही, विस्फोटक पदार्थ बनाने में बिल्कुल सही, ठीक है। तो यूजेस की अगर बात करते हैं, उपयोगिता पर आधारित प्रश्न के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रश्न का प्रारूप क्या है? देखिए प्रश्न यहाँ पर है कि अधातुओं का कौन सा उपयोग है? अधातुओं का कौन सा उपयोग है? याद रखिए, तो अमोनिया की गैस के निर्माण में अधातु का उपयोग करते हैं। पता है ना, अमोनिया का गैस बनता है। याद कीजिए, जब हम लोगों ने अधातु लिया, क्या लिया? नाइट्रोजन गैस लिया, इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराया, ठीक है, तब जा करके आपको एक प्रोडक्ट मिला NH3, ठीक है। अब यही तो क्या कहलाता है? यही है अमोनिया, ठीक है। याद आ रहा है? यही अमोनिया है, इसको ही अमोनिया कहते हैं, ठीक है। तो अमोनिया के निर्माण में ये जो है यूज़ किया जाता है अधातुओं का प्रयोग। बाकी ऐसे कुछ पूछेगा तो इसको याद रखिएगा, एक मैंने प्रारूप बस लिया था, ठीक है। तो अधातुओं का प्रयोग किस में किया जाता है अगर बोलेगा तो याद रखिएगा अमोनिया के निर्माण में, ठीक, और उर्वरक बनाने में, औषधि बनाने में, श्वसन में और विस्फोटक पदार्थ बनाने में जो है अधातु का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए सेशन कैसा लगा? आधा घंटा जो है आपका आपने हमें दिया, तो आधा घंटे में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। आपका जो कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा कि भाई अब अधातु और धातु वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमसे अब गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट, सभी जो है कैंडिडेट को ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार लगा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो एक बार लाइक करते जाइएगा जरूर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी लगातार जो हमारा सीरीज चल रहा है वो आपको मिलते ही रहेंगे, इसलिए कह रहा हूँ आपको यहाँ पर बेल आइकन भी प्रेस करना है, ठीक है, ताकि जो इतने बहुमूल्य आपके लिए इतने बहुमूल्य जो वीडियोज़ आते हैं वो आपको मिल सके, ठीक है, प्राप्त हो सके, नहीं तो ज़्यादा लेट ना हो जाए, इसलिए कह रहा हूँ कि भाई आप जो है बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपने फ्रेंड्स तक, दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं गुड आफ्टरनून वाले सेशन में, फिर से मिलेंगे जहां हम फिजिक्स का जो है टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं।